हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका वनडे एजुकेशन चैनल पर। एक बार फिर मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ विज्ञान विषय का तृतीय प्रश्न पत्र लेकर, जो कि 2019 में आया था डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का। तो दोस्तों, देर ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप सबको सबसे पहले पूरा पेपर दिखाता हूँ। उसके बाद फिर वीडियो का पेपर का सॉल्यूशन भी आप सबको बताता हूँ। पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे, उसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न देखने के बाद ही हम आगे के क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पित्तरस बनता है। तो पित्तरस जो बनता है वो हमारा यकृत में बनता है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आएगा। पित्तरस यकृत में बनता है, लेकिन जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। कहाँ पे जमा होता है? पित्ताशय में एकत्रित होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पित्ताशय में एकत्रित होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, तृतीय श्रेणी का के उत्तोलक का उदाहरण है। तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का जो उदाहरण है वो चिमटा है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपकी ऑक्सीजन गैस निकलती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। अगर हमसे ये पूछ लेता कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण में अवशोषित होती है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड बताते हैं। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा क्या है कि क्रिया में कौन सी गैस निकलती है, तो हम क्या बताएंगे? ऑक्सीजन गैस बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। तो एक तत्व के समस्थानिक में परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। याद रखेंगे, समस्थानिक की परिभाषा ही यही है, परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। समस्थानिक कहते हैं जैसे 1H1, 1H2, 1H3। तो ये हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2, 1H3। इसी तरीके से और भी समस्थानिक होते हैं। तो समस्थानिक में देखो, परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो रही है? भिन्न भिन्न। एक हो गई, दो हो गई, यहाँ तीन हो गई। इस तरीके से परमाणु समस्थानिक में क्या होता है? परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। आगे चलते हैं दोस्तों। चंद्रमा क्या है? तो आप सब बताएंगे चंद्रमा क्या है? देवता है, तारा है, उपग्रह है, ग्रह है। मुझे पता है, सब बहुत इजी क्वेश्चन है ये, सभी जानते होंगे। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम लिखिए। इसकी कमी से शरीर में कौन कौन से रोग हो जाते हैं। फिर आगे के क्वेश्चन है, अति लघुत्री के बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। इस तरीके से आप देख लीजिए, मैं पूरा पेपर आपको एक बार दिखाई देता हूँ। आप स्क्रीन शॉट भी इसका ले सकते हैं। एक बार देख लीजिए, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आपने देख लिया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ और अपने क्वेश्चन पे आता हूँ। सबसे पहले विटामिन डी का रासायनिक नाम लिखिए। इसकी कमी से शरीर में होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? सूखा रोग और मैरेस्मस रोग। एक मिनट, सूखा रोग और मैरेस्मस रोग। अगर सूखा रोग कभी ना ऑप्शन में दिखे तो मैरेस्मस रोग पे हम लोग टिक लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2018 में भी आया था डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर में, और इस बार भी ये 2019 में भी पूछा गया था। फिर अगला क्वेश्चन था, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखिए। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा। इसको रासायनिक सूत्र जो होता है NaHCO3, NaSCO3 इसको कहते हैं। इसको हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। ठीक है, इसका यूज़ क्या होता है? भोजन बनाने में उपयोग हो जाता है। इसी तरीके से और भी लिख लेंगे हम, जो भी समझ में आएगा उस टाइम पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन था हमारा, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन के नाम लिखिए। एक मैं ट्रिक आपको बताता हूँ यहाँ पे। जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं उनके लिए आप कीड़ा याद रखिए। कीड़ा, KEDA, कीड़ा। तो होता क्या है? वसा, ये अगर आप याद रखेंगे कीड़ा, तो आपको हमेशा याद रखेगा कीड़े में क्या होती है? वसा होती है। ऐसे याद रखेंगे कीड़े में क्या होती है? वसा होती है। तब आपको बहुत आसानी से ये याद हो जाएंगे। क्योंकि वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन ए, एक मिनट, वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के होते हैं। तो इस तरीके से याद रखेंगे कीड़ा, KEDA, कीड़ा याद रखेंगे तो इससे याद रहेगा विटामिन
वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, और जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं। बट विटामिन बी में क्या होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B9 और B12। ठीक, तो इसी तरीके से हम आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन था हमारा, घड़ी, 1 मिनट, घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप में एकत्रित हो जाती है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, और हम सबको पता है घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा एकत्रित हो जाती है, जो धीरे धीरे गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कशेरुकी प्राणियों में उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। कशेरुकी प्राणी में उत्सर्जन जो होता है वो फेफड़ों से होता है, गुर्दों से होता है, त्वचा से होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था हमारा, कार्य किसे कहते हैं, इसकी इकाई लिखिए। बहुत आसान सी परिभाषा है, जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु में बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन हो जाता है तो 1 इकाई या 1 जूल कार्य किया जाता है। ठीक है, और कार्य का मात्रक क्या होता है, इसके आगे आप लिख सकते हैं, तो 1 जूल कार्य होता है। ठीक है, इस तरीके से आगे। और इसके बाद हमसे पूछा है इसमें कार्य की इकाई लिखिए, तो कार्य की इकाई जूल होती है। तो ये थे हमारे 10-11 क्वेश्चन हो गए। अब 12वें क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। हमारे लघुत्तरी यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन भी आ जाए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं, तब भी आपको यही आंसर लिखना है कि श्वसन की क्रिया में प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में उत्पन्न होती है या संपन्न होती है। श्वसन से संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं जो होती हैं वो कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म का मतलब होता है हमारा कोशिका द्रव्य में होती हैं, तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। क्योंकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा पैदा होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का श्वसनांग या गृहशक्ति या कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जो भी डीएलएड कर रहे हैं उन सब के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगी, क्योंकि पुराने पेपर के हिसाब से आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भास्मिक ऑक्साइड किसे कहते हैं। तो भास्मिक ऑक्साइड मतलब क्षारीय ऑक्साइड। भास्मिक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड को ही कहा जाता है। भास्मिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो अम्लीय ऑक्साइड के विरोधी गुण दिखाते हैं। ध्यान रखिएगा, भास्मिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो अम्लीय ऑक्साइड के विरोधी गुण दिखाते हैं। ये मेन चीज़ है। भास्मिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो अम्लीय ऑक्साइड के विरोधी गुण दिखाते हैं और जो भस्म बनाते हैं और साथ में पानी के साथ प्रक्रिया करते हैं, और नमक या पानी बनाने के लिए एसिड के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 था, फसल चक्र से क्या लाभ है। फसल चक्र के लाभ आप लोग अगर गांव में रहते होंगे तो बहुत आसान होगा इसको लिखना, नहीं तो फिर इसको याद कर लेंगे अगर शहर में रहते होंगे। फसल चक्र से कीटों का नियंत्रण होता है, बिल्कुल सही बात है। फसलों को बीमारियों से बचाव होता है। फिर पहला है फसल चक्र से कीटों का नियंत्रण होता है, दूसरा फसलों से बीमारियों का बचाव होता है, तीसरा है फसल चक्र से वर्ष भर आय प्राप्त होती रहती है, फसल चक्र से मृदा क्षरण की रोकथाम होती है, ये मेन पॉइंट है। फसल चक्र से भूमि की उर्वरता में सुधार होता है, और फसल चक्र से ही मिट्टी की नाइट्रोजन शक्ति जो है बनी रहती है। मतलब मिट्टी में जो नाइट्रोजन होती है उसका ह्रास नहीं होता है। ठीक है। फिर 14 नंबर के बाद मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, नाभिकीय ऊर्जा क्या है, इसका उपयोग समझाइए। ये पिछले साल भी आया था और इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो नाभिकीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न होती है। वर्तमान समय में विद्युत उत्पादन हेतु वाणिज्यिक संयंत्र नाभिकीय विखंडन का उपयोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वर्तमान समय में विद्युत उत्पादन हेतु वाणिज्यिक संयंत्र, वाणिज्यिक या कह लीजिए एक्सपोर्ट करते हैं, वो
संयंत्र कैसे लगाते हैं? नाभिकीय विखंडन का उपयोग करते हैं। नाभिकीय क्रिया से प्राप्त ऊष्मा को पानी को गर्म करके भाप बनाने में काम आती है, जिससे बिजली उत्पन्न करने हेतु प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 पे संतुलित आहार किसे कहते हैं? हमें संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए? क्वेश्चन था संतुलित आहार किसे कहते हैं, हमें संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा बायोलॉजी से था और ये अच्छा क्वेश्चन भी, इस तरीके के क्वेश्चन हर साल आ जाते हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से देखेंगे इसको। संतुलित आहार वह आहार होता है जो शरीर को उचित ढंग से कार्य करने के लिए पोषण तत्व प्रदान करता है। अपने आहार से उचित पोषण प्राप्त करने के लिए आपको दैनिक आहार में अधिकांश कैलोरी का उपयोग करना चाहिए। एक संतुलित आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये चीज़ मेन है। एक संतुलित आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, पौष्टिक तत्व, विटामिन, खनिज और जल जैसे तत्व मौजूद होते हैं। संतुलित आहार शरीर के पोषक हेतु तथा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा था प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के क्या क्या उपाय होते हैं। तो प्राकृतिक आपदा के सुरक्षा के बहुत से उपाय हो सकते हैं। नंबर 1 यही हो सकता है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे। जब अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे हम तो क्या होगा? मिट्टी का कटान नहीं होगा, और मिट्टी का कटान नहीं होगा तो वर्षा भी सही समय पर होगी। तो इससे क्या होगा? कभी बाढ़ की संभावना नहीं बनेगी। उसके अलावा भूकंप और भी प्राकृतिक आपदाएं नहीं आएंगे। फिर क्या है? कूपों को और पंखों को चेक कर लेना चाहिए। फिर अगला कुछ है भूकंप के समय सदस्य खुले मैदान में एकत्रित हो जाएं। और उसके अलावा यदि घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं तो क्या करना चाहिए हमें? अगर घर में कोई ठोस चीज़ है जैसे तख्त हुआ या कोई बक्सा हुआ लोहे का, उसके नीचे हमको लेट जाना चाहिए अगर नहीं निकल पाते हैं। और अगर निकल जाते हैं तो फिर हमें मैदान में, खुले मैदान में भाग जाना चाहिए जहाँ पे बिजली के तार वगैरह नहीं होने चाहिए। इसी तरीके से आप और भी लिख सकते हैं, जैसे बिजली आने पर क्या करना चाहिए। बिजली आने पर हमें आसमान से जब बिजली कड़कती है तो हमें किसी पेड़ के नीचे नहीं छिपना चाहिए, क्योंकि पेड़ के नीचे छिपने से अगर पेड़ पे बिजली गिरती है तो हमें भी नुकसान हो जाता है। इसी तरीके से और भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जिनसे बचने का हमें उपाय यहाँ पे हम लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये अच्छा क्वेश्चन है और पहली बार 2019 में पूछा गया है। ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऐच्छिक जो पेशी होते हैं उनको रेखित पेशी भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ऐच्छिक पेशी कहते हैं तो आपको बता देना है कि ऐच्छिक पेशी को ही रेखित पेशी भी कहते हैं। ठीक है, इस पेशी को अपनी इच्छानुसार संकुचित या फैलाया जा सकता है। इससे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में गति होती है, इसलिए इसे ऐच्छिक पेशी कहते हैं। फिर दूसरा था अनैच्छिक पेशी। अनैच्छिक पेशी को आरेखित एवं चिकनी पेशी भी कहते हैं। यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है, जैसे उसमें ऐच्छिक पेशी से बन सकता था। अनैच्छिक पेशी किसे कहते हैं तो हम बता देंगे, अनैच्छिक पेशी को आरेखित पेशी या चिकनी पेशी भी कहते हैं। इस वर्ग में पेशियां इच्छाहीन नहीं होती हैं, अर्थात इन्हें अपने आप से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इनमें अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण व्यवस्था नहीं रहती है। दोस्तों बताइएगा कैसी लगी है मेरी वीडियो, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।